आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब का नियम। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या है, किसी वस्तु में विद्युत आवेश को कैसे प्रेरित किया जा सकता है और विद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है कूलम्ब का नियम, विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट सबको समझने का कोशिश करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग आकर्षण या विकर्षण बल के बारे में जान रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार उसको बता दिया जाए क्योंकि उसी से रिलेटेड ये कूलम्ब का नियम है। तो हम लोग क्या जो आकर्षण या विकर्षण गुण में देखे थे कि अगर दो समान प्रकृति का विद्युत आवेश होता है तो इनके बीच में विकर्षण होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। और दो विपरीत प्रकृति का विद्युत आवेश होता है तो इनके बीच में आकर्षण होता है। तो कूलम्ब का जो नियम है, कूलम्ब का नियम यही बल से संबंधित एक नियम है। कूलम्ब ने इसी बल के विषय में बताया कि इस बल का परिमाण क्या होगा, क्योंकि ये भी इस पे बल आरोपित करता है तो ये इस पे कितना बल आरोपित किया, ये भी इस पे बल आरोपित किया तो ये इस पे कितना बल आरोपित किया, यही हम लोगों को कूलम्ब साहब ने बताया था। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसे हम लोग इस टाइप से समझते हैं। क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि F जो होता है इनके बीच क्रियाशील या तो आकर्षण बल क्रियाशील होगा या तो विकर्षण बल क्रियाशील होगा। तो आकर्षण या विकर्षण जो भी बल क्रियाशील होगा, ये बल का जो परिमाण होगा, ये बल का परिमाण सीधा समानुपाती होगा इन दोनों आवेश के, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के। और F व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच के दूरी और उसके वर्ग के, ठीक है, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों आवेश के परिमाण को इंक्रीज कर दें, परिमाण को बढ़ाएं, तो अगर इन दोनों के बीच का परिमाण को बढ़ाते हैं तो बल स्वतः ही बढ़ जाएगा। मतलब अगर इन दोनों आवेश का परिमाण हम बढ़ाते हैं तो इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण जो भी बल लगेगा उस बल का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा बार में बताया उन्होंने कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर उस दूरी को बढ़ा दिया जाए, मतलब दूरी का स्क्वायर करें, तो उनके बीच वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दूरी को अगर हम लोग बढ़ा दें तो इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण जो भी बल क्रियाशील होगा वो विकर्षण का जो मान होगा वो घट जाएगा। तो दूरी, अगर हम लोग का दूरी को बढ़ाते हैं तो बल का परिमाण घट जाएगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं F समानुपाती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के, ठीक है। अब यहां से F इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे K, जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब नियतांक। अब यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का कूलम्ब का नियम, जहां पर ये K क्या है? तो जहां पर ये K कूलम्ब कांस्टेंट है, कूलम्ब नियतांक है। अब ये K क्या चीज को सूचित करता है? ये K माध्यम को सूचित करता है कि ये जो बिंदु आवेश है, ये आवेश ये किस माध्यम में रखा गया है। ये माध्यम का एक गुण को सूचित करता है कि ये किस माध्यम में रखा गया है, उसके विषय में ये हम लोगों को K बताता है। तो चलिए अब हम लोग इस K के बारे में जिक्र करते हैं। इस K के लिए हम लोग क्या टर्म पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, परमिटिविटी। विद्युतशीलता क्या है? तो विद्युतशीलता माध्यम का वो गुण, इसमें क्या है? विद्युतशीलता क्या है? तो विद्युतशीलता माध्यमों का वो गुण है जो किसी बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण जो भी होगा, बल या आकर्षण बल क्रियाशील हो या विकर्षण बल क्रियाशील हो, उस बल को अवरोधित करता है। मतलब उस बल को वो रोकने का काम करता है। अर्थात अगर ये दो बिंदु आवेश है, ये दो बिंदु आवेश है और इन दोनों के बीच का दूरी r है। अब कूलम्ब के अकॉर्डिंग, कूलम्ब के अनुसार ये इस पे बल आरोपित करेगा F और ये भी इस पे बल आरोपित करेगा F, ठीक। लेकिन यहाँ पर विद्युतशीलता क्या है? तो यहाँ पर विद्युतशीलता ये किसी न किसी माध्यम में तो होगा। हो सकता है वो माध्यम हवा हो सकता है वो माध्यम निर्वात हो सकता है वो माध्यम मेरा केरोसिन हो, तो कोई और मीडियम हो। तो यहाँ पर ये दो बिंदु आवेश जिस माध्यम में रखा हुआ होगा, अगर ये कोई माध्यम है तो
तो ये किसी ना किसी माध्यम में रखा हुआ है। तो माध्यम का वो गुण जो क्या करता हो, जो इनके बीच, ये दोनों बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील या तो आकर्षण या तो विकर्षण बल को रोकने का काम करता हो। मतलब अगर आप कहीं जाना चाहते हो और आपको रोका जाए, तो ठीक उसी तरह ये भी इस पर बल आरोपित करता है, ये भी इस पर बल आरोपित करता है। तो इन दोनों के बीच जो बल आरोपित करता है, ये माध्यम उस बल को अवरोधित करता है, रोकने का काम करता है। और किसी माध्यम का इसी गुण को, इसके रोकने वाले गुण को क्या नाम दिया जाता है? विद्युतशीलता। माध्यम का गुण को क्या नाम दिया जाता है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को सूचित किससे किया जाता है? विद्युतशीलता को सूचित किया जाता है एप्सिलॉन से। अब यहाँ पे हम लोग विद्युतशीलता मींस, अब हम लोग इसको किस टाइप से कह सकते हैं? अभी हम लोग देखें कूलम का नियम से F इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जहां पे ये K क्या है, जहां पर ये हम लोग बात कर रहे थे कि माध्यम का एक गुण है, मतलब वो क्या है? माध्यम का गुण, अर्थात वो विद्युतशीलता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि K। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पर हम लोग को जानना जरूरी है कि ये एप्सिलॉन जो है, अगर कोई भी माध्यम हो तो हम लोग इसके लिए इस एप्सिलॉन के, मतलब ये K के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन क्या है? मीडियम, परमिटिविटी, ये विद्युतशीलता। इसे K का वैल्यू जब कोई भी माध्यम हो हवा और निर्वात को छोड़कर, क्योंकि हवा और निर्वात के लिए हम लोग एक अलग टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो हवा और निर्वात को छोड़कर K के लिए हम लोग ये वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से F इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसको पुट किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू। ये विद्युतशीलता का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? तो विद्युतशीलता का वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम लोग इस विद्युतशीलता में ये एप्सिलॉन का SI यूनिट निकालने का काम करते हैं। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं? हमें SI यूनिट चाहिए इस वाले टर्म का, एप्सिलॉन का। तो हम लोग इसको किस टाइप से निकाल सकते हैं? तो ये पूरे टर्म को हम लोग यहां मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बन जाएगा हम लोग का F4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ये बन गया हम लोगों का। और इधर क्या बचेगा? इधर हम लोग का बच जाएगा Q1 और Q2। हमें इसका यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन को रहने दीजिए और बाद बाकी टर्म को हम लोग अगर नीचे कर दें F4 पाई और R स्क्वायर। अब हम लोगों के पास देखिए इसके पास क्या क्या यूनिट है, तो एप्सिलॉन का हम लोग आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। इसका यूनिट तो कूलम इंटू कूलम डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन होता है। 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का यूनिट हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका m स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर, और ये स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्थात एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट बताइए। तो विद्युतशीलता क्या है? तो विद्युतशीलता किसी माध्यम का वो गुण है जो क्या करता हो? दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल को अवरोधित करता हो। ये किसी भी माध्यम के लिए अगर हम लोग रखेंगे तो K के लिए हम लोग इतना इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि यहां पर अगर ये माध्यम हवा हो या निर्वात हो तो क्या करना है? निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है? तो अगर वो दो बिंदु आवेश हवा या निर्वात में स्थित हो तो उनके बीच जो बल अवरोधित होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता। मतलब देखिए समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ये दो बिंदु आवेश है, अगर ये दो बिंदु आवेश इस बार कहां स्थित हो? तो इस बार ये दो बिंदु आवेश अगर ये हवा हो, इनके बीच का जो ये पूरा माध्यम है, ये पूरा माध्यम हवा हो या फिर निर्वात हो, हवा हो या फिर निर्वात हो, तो हवा या निर्वात के लिए जब इन दो बिंदु आवेश के बीच हवा या निर्वात हो तो इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण, जो भी बल क्रियाशील होगा, ये बल आकर्षण या विकर्षण बल अगर इस बार हवा या निर्वात के कारण जो अवरोधित होगा, मींस हवा और निर्वात होने के कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच बल का जो परिमाण चेंज करेगा, जो परिमाण अवरोधित होगा, उसे क्या नाम देंगे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे निरपेक्ष विद्युत
विद्युतशीलता। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम का नियम से F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये पता है। अब यहाँ पे इसका विद्युतशीलता को, मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर इस बार K के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां ये एप्सिलॉन क्या होगा, जहां ये एप्सिलॉन हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होगा। 4 पाई एप्सिलॉन K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है, हवा और निर्वात है। अब देखिए तो यहां पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब ये क्या बता रहा है हम लोगों को, ये यहां से हम लोग जान पा रहे हैं कि अगर ये दोनों बिंदु आवेश हवा में स्थित हो तो ये इस पे इतना बल आरोपित करेगा और ये इस पे भी इतना बल आरोपित करेगा। और ठीक यही अगर हवा छोड़कर कोई और माध्यम हो तो फिर बल हम लोगों का इतना आरोपित करता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर हवा हो तो फिर कितना बल आरोपित करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब जब हवा हो तो इतना बल आरोपित करेगा और जब हवा ना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R बल को आरोपित करेगा। अब हम लोग यहां से आते हैं कि यहां पर हम लोग दो टर्म पढ़े, एक ये, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका जो वैल्यू है ये होता है 9 × 10⁹। अब यहां से इसका हम लोग यूनिट पे बात करते हैं, तो यूनिट हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये K है और हम लोग K है तो यहां से हम लोग K का यूनिट निकालेंगे तो इस टर्म को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस टर्म को डिवाइड में ला सकते हैं। तो F R स्क्वायर K डिवाइडेड बाय Q1 Q2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर K का यूनिट चाहिए हम लोग को, तो F किस टाइप से निकाल सकते हैं, तो F के लिए हम लोग का होता है न्यूटन, R के लिए होता है मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 के लिए कूलम स्क्वायर। तो मतलब इसका जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो यूनिट होगा, ये यूनिट कितना होगा, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा हम लोग के पास, 9 × 10⁹। अब यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन, ये जो सिर्फ एप्सिलॉन टर्म देख रहे हैं, ये एप्सिलॉन टर्म का वैल्यू कितना है, तो इस एप्सिलॉन टर्म का वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एप्सिलॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम लोग एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट निकालने का तरीका सीखे थे, जहां पे एप्सिलॉन का हम लोग का वैल्यू क्या आया था, एप्सिलॉन का हम लोग वैल्यू लाए थे कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट भी रखेंगे तो हम लोग का जो यूनिट होगा ये यूनिट हम लोगों का सेम होगा, मतलब कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का रहा वैल्यू। दो टर्म को हम लोग समझ गए। निरपेक्ष विद्युतशीलता मींस क्या, अगर दो बिंदु आवेश हवा में स्थित हो तो इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल जो भी होगा, जो उसे अवरोधित करे, आकर्षण या विकर्षण बल को अवरोधित करे, उसे हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता नाम देंगे। अब आता है अगला टर्म सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये सापेक्षिक विद्युतशीलता के टर्म पे हम लोग अब चलते हैं। सापेक्षिक विद्युतशीलता, अब सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता हम लोग अभी तक दो टाइप का विद्युतशीलता के बारे में पढ़े। एक विद्युतशीलता पढ़े हम लोग हवा या निर्वात में, और एक विद्युतशीलता पढ़े कोई भी माध्यम, तो हवा या निर्वात या कोई भी माध्यम, ये दो तरह का हम लोग, अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे हवा या निर्वात रहेगा तो इसे हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे, और हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे, सिर्फ इसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे और इसके लिए सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता इसी दोनों का, ये और ये, इसी दोनों का अनुपात को, अर्थात अगर दो बिंदु आवेश, अर्थात अगर ये एक बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया Q2, इन दोनों के बीच का दूरी अगर R है तो पहले
इस दोनों का मतलब ये दोनों बिंदु आवेश कहाँ स्थित है, तो ये दोनों बिंदु आवेश मेरा कहाँ, इस बार पहले हम लोग हवा रखेंगे और हवा में इसके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण कुछ ना कुछ तो आएगा, आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण, अर्थात हवा में क्रियाशील आकर्षण बल मतलब F में क्रियाशील बल F एयर हम लोग लिखेंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसी दोनों बिंदु आवेश को हवा में रखिए, हवा में रखने के बाद इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल कुछ तो बल क्रियाशील होगा, तो बल का परिमाण बटा इसी बिंदु आवेश को ठीक उतना ही दूरी पे इस बार क्या करें हम लोग, ठीक यही दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 दूरी ठीक उतना ही रहेगा और इस बार इसे किसी अन्य माध्यम में, ये कौन सा माध्यम है, अन्य माध्यम, अन्य माध्यम, इस बार अन्य माध्यम ये कुछ भी हो सकता है, आप केरोसिन लीजिए या कोई और चीज लीजिए, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ये कोई अन्य माध्यम अर्थात ये हवा या निर्वात नहीं होना चाहिए। तो हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में अगर हम बिंदु आवेश को रखें तो इस पर जो क्रियाशील बल होगा, यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जितना दूरी यहां इसके बीच है और जितना परिमाण इस दोनों बिंदु आवेश का बीच है, हम लोग किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अर्थात अगर इनके बीच 1 मीटर है तो यहां भी 1 मीटर ही होगा। अगर ये बिंदु आवेश 1 कूलम का है और ये भी बिंदु आवेश 1 कूलम का है तो 1 कूलम का यहां भी 1 मीटर दूरी पर, यहां भी 1 मीटर का दूरी पर, और इस पे जो बल क्रियाशील होगा वो और इस पे जो बल क्रियाशील होगा ये, तो दोनों ही बल का अनुपात अर्थात F एयर में कितना बल क्रियाशील हुआ हवा में डिवाइडेड बाय कितना बल क्रियाशील हुआ कोई अन्य मीडियम में। अन्य मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पर मीडियम लिख देते हैं, सिर्फ कोई अन्य माध्यम में कितना बल क्रियाशील हुआ, इसी दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान से समझने का बात है यहाँ पे कि पहली बार हवा में रखकर हम बल को निकालेंगे, दूसरी बार उसी बिंदु आवेश को उतना ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखकर हम लोग बल निकालेंगे और उसी दोनों बल के अनुपात को क्या कहेंगे, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग क्या बोल रहे हैं, K इक्वल टू F एयर और F मीडियम, इसे K से भी सूचित किया जाता है और यहाँ पे एप्सिलॉन R से भी सूचित किया जाता है, जहां ये R क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम लोग कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग R का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू F एयर बाय F मीडियम, कोई भी मीडियम F एयर बाय F मीडियम, या फिर इसी को हम लोग एप्सिलॉन R इक्वल टू F एयर बाय F मीडियम, एनी मीडियम, कोई भी माध्यम। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका निर्धारण करते हैं, कितना वैल्यू आएगा इसका हम लोग वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं कि इसका वैल्यू एप्सिलॉन या K का वैल्यू हम लोग कितना यूज करेंगे। तो चलिए अब उस विषय में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग कूलम का नियम से हम लोग क्या पाते हैं, कूलम का नियम से हम लोग पाते हैं F जो है ये किसके बराबर है, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मान लीजिए कि वो बिंदु आवेश कहां पर स्थित हो, तो वो बिंदु आवेश हवा में स्थित हो, हवा में, तो इनके बीच क्रियाशील बल, इनके बीच अगर वो बिंदु आवेश, अगर ये दो बिंदु आवेश है और ये दोनों बिंदु आवेश हवा में स्थित हो 1 मीटर की तो ये R दूरी पे, तो इनके बीच क्रियाशील बल F इक्वल टू कितना हम लोग कहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हवा या मुक्त आकाश के लिए एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया हवा में क्रियाशील बल, इसे 1 नंबर मानकर चलते हैं। अब कोई और माध्यम, अन्य माध्यम में क्रियाशील बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया किसी अन्य माध्यम में क्रियाशील बल। अब इसी दोनों बल का अनुपात अर्थात F एयर बाय F मीडियम, एनी मीडियम, ये क्या कहलाता है हम लोगों का K या फिर एप्सिलॉन R, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं K का मतलब ये हो गया F ये डिवाइडेड बाय F ये, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां से ये दोनों टर्म, ये टर्म आपस में कैंसिल। यहां से देखिए 4 पाई आपस में कैंसिल। तो यहां से हम लोग के पास क्या बच रहा है, यहां से हम लोग के पास बच रहा है k इक्वल टू 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε, k का वैल्यू। अब इसे हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो k का जो वैल्यू है, k का वैल्यू कितना है, तो k का वैल्यू k इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि k हम लोग शुरू में ही बता लिए हैं कि इसे k से भी सूचित किया जाता है और e के नीचे r लगा भी दिया जाता है। तो इसे e r भी लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसे इस ढंग से भी लिखा जा सकता है और इसे इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक। अगला जो क्लास होगा इसमें हम लोग कूलम का नियम का सदिश रूप देखेंगे। अगला वाले टॉपिक में हम लोग कूलम के नियम का सदिश